नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गैसेस स्टेट चैप्टर का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पढ़ लिया है और आप ऐप में जो है इनको देख सकते हो। सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। केमिस्ट्री वाली, फिजिक्स की क्लासेज भी आपकी बराबर चल रही है। और जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है आज आपको पढ़ाया जा रहा है। तो पार्ट 2 तक मैंने पहले पढ़ा दिया। आज का चैप्टर जो है वो गैसियस स्टेट का पार्ट 3 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं आदर्श गैस इक्वेशन के बारे में, आदर्श गैस समीकरण। तो ये आदर्श गैस इक्वेशन जो है इसकी हम बात करेंगे, ये क्या है। तो मैंने आपको 3 नियम पढ़ाए हैं। एक तो बॉयल का नियम, जो होता था जब टेम्परेचर नियत होता था तो उस समय क्या होता था, पी जो है वो वी के जो है व्युत्क्रमानुपाती था, मतलब पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। ये हमने फर्स्ट जो है इक्वेशन बनाया था। ठीक है, बॉयल के नियम में क्या था, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो पी जो है वो वी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब पी जब बढ़ेगा तो वी घटेगा। ये बॉयल का नियम था। दूसरा नियम मैंने बताया था, जब जो है प्रेशर कांस्टेंट हो तो वी जो है वो टी के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। ये दूसरा इक्वेशन मैंने यहाँ पर डाल दिया। तीसरा मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था, अवोगाद्रो का लॉ, जिसमें मैंने बताया था जो आयतन है वो मोलों की संख्या या कणों की संख्या के समानुपाती होता है। तो गैस के जो कणों की संख्या है तो उसके समानुपाती ये होगा। तो V जो है यहाँ पर प्रोपोर्शनल होगा N के। तो ये मैंने समीकरण 3 डाल दिया यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों इक्वेशन को मैं कंबाइंड लिखता हूँ, तो इससे मेरे को प्राप्त होगा, यहाँ पर रिसीव होगा। तो आप देखेंगे V और P जो थे एक दूसरे के उल्टे थे, तो मैंने जो है V लिख दिया इधर और P को जो है नीचे ले आया इसके। तो जो है V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/p लिख सकते हैं हम बॉयल के नियम से। V को आप ऊपर भी लिख सकते हो, वहाँ V ऊपर लिख दो या फिर 1/p कर दो, ऐसे भी हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि V और P एक दूसरे के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, व्युत्क्रमानुपाती है। तो मैंने यहाँ पर V जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/p लिख दिया। और जब V की बात करी मैंने चार्ल्स के नियम में, तो V जो था T के समानुपाती था, प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ पर जो V है उसके समानुपाती मैंने T लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखोगे आगे V जो था वो N के भी समानुपाती था, तो मैंने यहाँ पर N भी लिख दिया। तो V जो है N और T के तो समानुपाती हो गया और 1/p के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो V यहाँ पर समानुपाती 1/p T और N ये रख दिया। ठीक है, P के तो हो गया V व्युत्क्रमानुपाती, V जो है P के तो हो गया व्युत्क्रमानुपाती, या फिर ऐसे कह सकते हैं 1/p के समानुपाती, और N के समानुपाती और T के समानुपाती। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से मैं बात करूँ, P को मैं इधर V के पास ले जा रहा हूँ, तो इधर हो गया PB और समानुपाती NT। T और N जो है इनको मैंने लिख दिया NT। तो PB समानुपाती यहाँ पर NT, PB प्रोपोर्शनल NT। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्रोपोर्शनल के साइन को, इसको हटाऊंगा तो इसकी जगह पर बराबर लिख करके मैं जो है N जोड़ दूंगा। यहाँ पर प्रोपोर्शनल के साइन को हटा करके मैं यहाँ पर N जोड़ देता हूँ। N का मतलब है मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पर PB बराबर क्या हो गया, ये फॉर्मूला मेरे को जो है एक प्राप्त हो गया, PB बराबर nRT, जिसे हम आदर्श गैस समीकरण बोलते हैं। बॉयल, चार्ल्स और एवोगाद्रो के लॉ से ही हमको ये आदर्श गैस इक्वेशन प्राप्त हुआ, जिसे हम बोलते हैं PB बराबर nRT। तो ये आदर्श गैस इक्वेशन आपको याद रखना है, PB बराबर nRT। यहाँ पर P जो है दाब होता है, प्रेशर, और V का मतलब वॉल्यूम या आयतन होता है, N का मतलब यहाँ पर मोल होता है, R का मतलब गैसों का एक कांस्टेंट है यहाँ पर R, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है यहाँ पर ताप। T का मतलब है यहाँ पर ताप। यहाँ पर जो मैंने समानुपाती का जब चिन्ह हटाया था तो यहाँ पर R जोड़ा था, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसे हम गैस का कांस्टेंट कहते हैं। N यहाँ पर मोलों की संख्या थी, ये फॉर्मूले में ही दे रखा था NT। तो NT की तो ये पहले से ही यहाँ पर आ गया बॉयल, चार्ल्स और उनके नियम से, लेकिन यहाँ पर R एक कांस्टेंट जोड़ा था जो कि गैसों का नियतांक था। तो ये आपको ध्यान रखना है, PB बराबर nRT, आदर्श गैस इक्वेशन यहाँ से हमको प्राप्त होगा।
अब हम यहाँ पर देखेंगे यदि मोलों की संख्या जो है 1 हो तो यहाँ पर n का मान 1 हो जाएगा। ये मोलों की संख्या क्या है, n है, तो n बराबर भी 1 हो जाएगा। जब पी वी समानुपाती NT था तो जब n का मान 1 कर दिया अपन ने तो n को हटा देंगे, यहाँ पर 1 का मतलब यहाँ पर गुणा 1 कर दीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। तो यहाँ पर पी वी समानुपाती T रह जाएगा ओनली। जब हमने पी वी समानुपाती जो NT था, यहाँ पर n की जगह पर मैं 1 रख दूंगा तो पी वी समानुपाती T रह जाएगा। तो यहाँ पर जब मोलों की संख्या मैंने 1 कर दी तो उस समय पी वी समानुपाती क्या हो गया, केवल T हो गया। अब इस फॉर्मूले से आप इसको करिए, यहाँ पर P1 अपॉन जो है P2 हो जाएगा और V1 अपॉन क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। इधर T जो है इधर से T1 अपॉन T2 हो जाएगा। अब इसे आप करोगे यहाँ पर तो जो है ये P1 V1 हो जाएगा और अपॉन में P2 V2 हो जाएगा। यहाँ से जो है P1 V1 और P2 V2 जो है इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, नीचे इधर T1 ला रहा हूँ और जो है T2 जो है ऊपर चला जाएगा, इधर साइड दूसरी साइड में नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है T1 को मैं इधर लाया तो P1 अपॉन T1 हो गया और P2 को ऊपर ले गया तो P2 V2 अपॉन T2 इधर हो गया। तो ये फॉर्मूला अपने को जो है प्राप्त हो गया, P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। ये संयुक्त गैस इक्वेशन कहलाता है, कंबाइंड गैस इक्वेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। आदर्श गैस इक्वेशन से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे 273 केल्विन ताप पर 0.5 मोल युक्त गैस का 1 एटीएम दाब पर आयतन ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर ये आपको ज्ञात करना है आयतन। तो आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना है आपको। तो यहाँ पर आप देखिए 273 केल्विन टेम्परेचर पर 0.5 मोल वाली जो गैस है उसका 1 एटीएम प्रेशर पर वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको ताप दे रखा है, मोल दे रखा है, दाब और आयतन, ये 4 चीज़ दे रखी है। इसका मतलब पीवी बराबर एनआरटी फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, क्योंकि उसमें दाब भी था, आयतन भी था, मोल भी थे और टेम्परेचर भी था। और आर जो था वहाँ पर कांस्टेंट था जिसका मान होता है 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये मात्रक होता है, इसका यूनिट होती है एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब इस फॉर्मूले में आपको मान रखने होंगे, जैसे कि यहाँ पर पी का मान दे रखा है आपको 273 केल्विन, तो वो रखना पड़ेगा। एन का मान आपको मोलों की संख्या 0.5 दे रखा है, वो रखना है। और दाब प्रेशर यहाँ पर 1 एटीएम है तो वो रखना है। और वॉल्यूम आपको इस फॉर्मूले में निकालना है। तो यहाँ पर आप रख देते हैं वी निकालना है अपने को वॉल्यूम, तो वॉल्यूम एक साइड में रखा, पी को नीचे ले गए, एनआरटी अपॉन पी हो गया। अब एन का मान हमको मोलों की संख्या 0.5 दे रखी है सवाल में, और आर का मान अपने को 0.0821 लगाना है आर। और जो है यहाँ पर टी का मान आपको 273 केल्विन दे रखा है और प्रेशर 1 एटीएम है तो 1 का भाग दे दिया। अब यहाँ पर इनको जो है मल्टीप्लाई करने पर जो है V बराबर 11 लीटर आ जाता है। 1 का भाग देने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आयतन जो है इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 11 लीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन यहाँ पर V का मान जो है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, यदि आदर्श गैस का ताप 546 केल्विन हो तो तथा इसके 2 मोल का आयतन 44.8 लीटर हो तो इसका दाब आपको ज्ञात करना है। मतलब किसी आइडियल गैस का जो टेम्परेचर है वो 546 केल्विन है तथा इसके 2 मोल, मतलब आपको मोलों की संख्या यहाँ पर दे दी है, 2 मोल यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर 2 मोल जो आयतन है, 2 मोल जो है आपको मोलों का नंबर दे दिया और आयतन आपको वॉल्यूम आपको 44.8 लीटर दे दिया और प्रेशर आपसे पूछा है। तो वही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर आपको, पीवी बराबर एनआरटी, क्योंकि यहाँ पर आदर्श गैस की बात करी गई है तो इसका मतलब पीवी बराबर एनआरटी यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद आपको पूछा गया है आपसे प्रेशर, मतलब पी का मान आपसे पूछा है तो पी को छोड़कर बाकी सभी का मान आप रख दीजिए। वी का मान यहाँ पर 44.8 रख दिया। एन मतलब मोलों की संख्या 2 दे रखी है सवाल में तो 2 रख दिया। आर की जगह पर हमने 0.0821 रख दिया और यहाँ पर जो बचा टेम्परेचर उसकी जगह पर हमने 546 केल्विन दे रखा है वो रख दिया। बाकी सभी को जो है यहाँ पर अब
भाग मल्टीप्लाई करना है, 44.8 का इसमें भाग चला जाएगा। तो भाग देने पर आपको जो भी आंसर आए वो आप निकाल लें, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पर, गैसों का अनुगति सिद्धांत। आदर्श गैस समीकरण में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आते। बस कैलकुलेशन थोड़ी आपको जो है अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन का ही वहाँ पर रोल होगा। बाकी तो इसमें PV बराबर NRT फॉर्मूला लगा करके कर सकते हो, या फिर आपसे P1 V1 अपॉन T1 या P2 V2 अपॉन T2 से भी पूछ सकता है। तो दोनों तरह से आपको तैयार रहना है, सभी फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। अब हम बात करते हैं गैसों का अणुगति सिद्धांत। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ये भी आपका जो है सिलेबस में दे रखा है, आपके गैसेस स्टेट चैप्टर में ये अलग से पॉइंट है, गैसों का अणुगति सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जो है कुछ साइंटिस्ट अर्थात वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए, जैसे कि क्लॉसियस, क्रॉनिंग और वाटरस्टोन। ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, गैसों की गति के बारे में। तो क्लॉसियस, क्रॉनिंग और वाटरस्टोन, तीन वैज्ञानिकों की हमने बात करी, लेकिन इनकी जो मैथमेटिकली जो है एक्सप्लेनेशन करी, गणितीय रूप से व्याख्या करी, वो थे मैक्सवेल और बोल्ट्जमान। तो गणितीय रूप से मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने इसको जो है बताया किस प्रकार गैसें गति करती हैं, क्या होता है इनमें। अब इस सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु हैं, उनकी मैं बात करूंगा। मेन पॉइंट कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं हम। जो गैसें होती हैं उनके सूक्ष्म कण होते हैं, मतलब माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स ही मॉलिक्यूल बनाते हैं, अणु बनाते हैं, जो कि समान होंगे सभी अणु, ठीक है, समरूप होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, गैसेज सूक्ष्म पार्टिकल्स होती हैं, सूक्ष्म कणों से बनती हैं, और ये कण जो है अणु कहलाते हैं। छोटे छोटे कण मिल करके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। अब हम बात करते हैं गैसों के दूसरे गुण की। तो यहाँ पर जो है इस सिद्धांत में बताया गया, अनुगति सिद्धांत में, गैसों में आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होता है। यदि आकर्षण या प्रतिकर्षण होता, तो आकर्षण होता तो गैसें चिपक जाती, प्रतिकर्षण होता तो गैसें दूर भाग जाती, पास ही नहीं रहती। तो गैसों में आकर्षण या जो प्रतिकर्षण होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो है प्रॉपर्टी उनमें नहीं पाई जाती। गैसेज में रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों नहीं होते हैं। नगण्य का मतलब नेग्लिजिबल है, ठीक है, नेग्लिजिबल का मतलब नगण्य, नेग्लिजिबल है, इनमें कोई प्रकार का ऐसा गुण नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप देखोगे, गैसों का जो आयतन होता है वो पात्र की तुलना में बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। कंटेनर की तुलना में, जिस पात्र में उसको रखते हैं हम, गैस को जिसका पात्र में भरा जाता है, उसकी तुलना में उसका नेग्लिजिबल होता है, उस कंटेनर की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, वॉल्यूम जो होगा गैसेज का, वो जिसमें भरी जाती है उसकी तुलना में नेग्लिजिबल होता है। अगला पॉइंट है इसका, सभी दिशाओं में समान दाब, मतलब सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाती है गैसेज, मतलब सरल रेखा में वो गति करती है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, ठीक है। तो सभी दिशाओं में समान दाब ये लगाती है। एक बात बताई गई इसमें कि काइनेटिक थ्योरी जो होगी, काइनेटिक जो एनर्जी है वो टेम्परेचर के समानुपाती होगी। टी का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर, जो कि परम ताप मैंने बोल दिया यहाँ पर, और के ई का मतलब गतिज ऊर्जा। जो गतिज ऊर्जा होगी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, ये बात इस सिद्धांत में बताई गई, गैसों के अणुगति सिद्धांत में। तो इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में बताया गया कि जो के ई होगी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, वो टेम्परेचर के समानुपाती होगी। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण जो है, उसका प्रभाव इनके बीच जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ग्रेविटेशन बिल्कुल नहीं होगा, ग्रेविटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा इनके कणों के मध्य। और प्रत्यास्थ टक्कर से के ई में हानि होती है, मतलब जो गतिज ऊर्जा होगी उसमें लॉस होता है। प्रत्यास्थ टक्कर जो होती है, तो उस जो इलास्टिक कोलिजन होती है इनके मध्य, इलास्टिक कोलिजन का मतलब प्रत्यास्थ टक्करें जो होती हैं कणों के मध्य, जब टकराते हैं गैसों के पार्टिकल्स, तो उससे उनकी गति कम होती है, मतलब उनकी गतिज ऊर्जा में हानि हो जाती है। तो इतना आपको जो है समझ में आ गया होगा
ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे गैसों के अणुगति सिद्धांत के, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होता है गैसेज में। गैस सूक्ष्म कणों से बनती है जो बाद में अणु बनाते हैं। कोई आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं होता है, मतलब नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है। आयतन पात्र की तुलना में नगण्य होता है। वॉल्यूम जो होता है उस कंटेनर की तुलना में बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। सभी डायरेक्शन में ये समान प्रेशर लगाएंगी, इक्वल प्रेशर लगाती हैं और ये सरल रेखा में गति करती हैं। और जो काइनेटिक एनर्जी और ताप के समानुपाती होती है। ताप बढ़ाते हैं तो गैसों की गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, जिससे जो है गैसों के अणु तेजी से गति करते हैं। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव आप देखोगे वो नेग्लिजिबल होगा, बिल्कुल ग्रेविटेशन नेग्लिजिबल, और प्रत्यास्थ टक्कर होगी, इलास्टिक कॉलिजन, जिससे कि इनकी केई में जो है हानि हो जाती है, गतिज ऊर्जा घटती है। अब यहाँ पर आप देखोगे क्लासियस और क्रोनिंग के बारे में। क्लासियस और क्रोनिंग ने जो है एक फॉर्मूला दिया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। PV बराबर 1/3 MN/CRMS का स्क्वायर। ये है CRMS। RMS जहाँ पर लिखा होता है उसका मतलब है रूट मीन स्क्वायर, मतलब वर्ग माध्य मूल इसको हम बोलते हैं। R का मतलब यहाँ पर हो गया रूट, और M का मतलब यहाँ पर मीन, रूट मीन, और S का मतलब स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है रूट मीन स्क्वायर या वर्ग माध्य मूल इसको हम बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, PV बराबर 1/3 MN/CRMS का स्क्वायर। यहाँ पर M का मतलब होता है, ये क्लासियस और क्रोनिंग का फॉर्मूला है, जिसमें M जो है गैसों के एक अणु का भार, N का मतलब गैस के अणुओं की संख्या, और CRMS जो है यहाँ पर वर्ग माध्य मूल वेग, गैस का वर्ग माध्य मूल वेग हो गया। गैस का जो अनुभार है M है, और N गैसों के मॉलिक्यूल की जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, और M जो है यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट है, और CRMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर गैसेज गैसेज का। तो ये आपको याद रखना है, PV बराबर 1/3 MN/CRMS का स्क्वायर। अब आपसे टोटल जो है मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाए तो मॉलिक्यूलर वेट इनटू जो है टोटल मॉलिक्यूल आपको करना है, मतलब कैपिटल M निकलवाएं आपसे तो स्मॉल m इंटू N आपको करना होगा। तो ये फॉर्मूला था क्लासियस और क्रोनिंग का, उसमें जो है आपको ये कैपिटल M दे रखा था 1/3 कैपिटल M इंटू CRMS का स्क्वायर। अब कैपिटल M निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर जो है आपको वेट इंटू टोटल मॉलिक्यूल करना होगा M इंटू N, स्मॉल m इंटू N, तब आप निकालोगे। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, PV बराबर 1/3 M/CRMS का स्क्वायर, ये फॉर्मूला, यहाँ से मैं CRMS निकाल लेता हूँ, और यहाँ पर बचा जो है वो एक साइड में कर देना है 3PV/M। ये तो हो गया 3PV/M। अब इस CRMS स्क्वायर जो है इसमें से अपन को ओनली CRMS रखना है, स्क्वायर को हटाना है, तो इधर अंडर रूट लग जाएगा दूसरी साइड में। तो यहाँ पर हो गया 3PV/M। अब आपको पता है कि PV बराबर क्या हो, PV समानुपाती क्या था, RT था। तो यहाँ पर PV की जगह पर मैंने RT रख दिया, इधर साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर बराबर √3RT/M हो गया। ठीक है, PV की जगह पर मैंने यहाँ पर जो है 3RT/M कर दिया अंडर रूट में। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, √3PV/M बराबर √3RT/M। अब आपको यदि P निकालना है तो इधर से P निकालने के लिए 1/3 और यहाँ पर V नीचे कर देना है, M/V इंटू CRMS स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप PV निकाल सकते हो, जैसे मैंने इधर CRMS निकाल के आपको बताया है, इधर साइड में आप P निकाल सकते हो। और M/V का मतलब होता है डेंसिटी, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी होती है, आपको पता है। द्रव्यमान अपॉन आयतन बराबर घनत्व, या फिर घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो ये दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। तीसरा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो है 1/3 M जो है CRMS का स्क्वायर, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। उसी प्रकार यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर आ गया, ये M/V की जगह D मैंने यहाँ पर रख दिया, तो P बराबर 1/3 D CRMS का स्क्वायर। तो ये तीन फार्मूले मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। फर्स्ट फार्मूला PV बराबर 1/3 MN/CRMS का स्क्वायर, ये क्लासियस और क्रोनिंग ने दिया।
उसके बाद ये एक फॉर्मूला इधर बना लिया, इससे हमने ये वाला बना लिया, एक ये वाला बना लिया। अब यहाँ पर गैसों की गतिज ऊर्जा की मैं बात करता हूँ। तो गैसों की गतिज ऊर्जा का जो इक्वेशन है उसकी मैं बात करूँगा। काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है उसकी मैं बात करता हूँ। तो मैंने आपको अभी बताया था क्लासियस और क्रॉनिक का फॉर्मूला, पी वी बराबर यहाँ पर जो है 1/3 MnCRMS का स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों साइड में मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से जो है डिवाइड करता हूँ। यहाँ पर जो है मैं एक साइड में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करने पर यहाँ पर 2/2 इंटू 1/3 MnCRMS का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आगे आप देखोगे मैंने यहाँ पर ऐसा कि ऐसा लिख रखा है, 3 को इधर ले जाऊँगा और 2 को मैं इसके नीचे ले आता हूँ, तो 1/2 हो गया इधर, और इधर 2/3 हो गया, इधर MnCRMS का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर के ई बराबर 1/2 MB स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, हाफ MB स्क्वायर होती है। तो हाफ MB स्क्वायर का मतलब यहाँ पर के ई हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैंने जो है के ई जो है रख देता हूँ मैं यहाँ पर, जो 1/2 MN स्क्वायर है ये एक तरह से गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। तो इसकी जगह पर मैंने के ई रख दिया, और के ई बराबर क्या कर लिया मैंने यहाँ पर 3/2 PV, क्योंकि ये 3 तो ऊपर चला जाएगा और 2 इसके नीचे आ जाएगा। ये 1/2 MN स्क्वायर जो ये के ई की जगह पर है, एक तरह से ये भी गतिज ऊर्जा के तरीका को बता रहा है। ठीक है, एन बराबर यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर मैंने के ई निकाल लिया, एन मोल हेतु गतिज ऊर्जा अपने को निकालनी है, तो एन लगा दो वहाँ पर। जब आप एन को 1 नहीं मानते हो तो एन को लगा भी सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बात कर रहा हूँ एन मोल के लिए निकालनी है गतिज ऊर्जा, तो के ई बराबर 3/2 एन इंटू आर टी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि पी वी बराबर क्या होता है, एन आर टी होता है, तो यहाँ पर मैंने एन आर टी रख दिया, पी वी बराबर एन आर टी। तो के ई बराबर क्या हो गया, 3/2 एन आर टी। आर यहाँ पर कांस्टेंट है, नियतांक है, और इस फॉर्मूले से अब निकल करके आ गया के ई जो है प्रोपोर्शनल टी। तो के ई जो है गतिज ऊर्जा इस फॉर्मूले में समानुपाती हो गई। तो यही बात जो है इम्पोर्टेंट है, जो कि गैसों के अनुगति सिद्धांत में बताई गई है कि गतिज ऊर्जा जो है वो तापमान के समानुपाती होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था के ई बराबर 3/2 पी बी बराबर 3/2 एन आर टी। पी बी की जगह पर एन आर टी रख दो, तो के ई बराबर 3/2 पी बी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर पी बी बराबर एन आर टी भी आप लिख सकते हो, 3/2 एन आर टी। यदि यहाँ पर मैं एन की वैल्यू 1 रख दूँ, मतलब मोलों का नंबर जो है मैं 1 रखूँ यहाँ पर, तो के ई बराबर 3/2 आर टी हो जाएगा, एन की जगह पर 1 आ जाएगा। तो और जो है जो काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाली है इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको एन ए से भाग देता हूँ। तो एन ए का मतलब यहाँ पर आवोगाद्रो नंबर है, आवोगाद्रो संख्या है, एन इंटू ए। एन इंटू ए से मैंने इसको डिवाइड किया, तो मेरे को औसत एवरेज एक काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हो गई। तो 3/2 आर अपॉन एन ए इंटू टी। इस फॉर्मूले में मैंने आर में के नीचे जो है एन ए कर दिया, मतलब अवोगाद्रो संख्या का मैंने इसमें भाग दे दिया, तो मेरे को एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हो गई, जो कि लिख ली 3/2 इंटू के टी आ गई। 3/2 इंटू के टी आ गई, तो यहाँ पर 3/2 आर अपॉन एन ए इंटू टी, तो 3/2 इंटू के टी यहाँ पर आ गई। आर अपॉन एन ए को मतलब है यहाँ पर के, मतलब वोल्ट्जमान कांस्टेंट हो गया, वोल्ट्जमान नियतांक। आर अपॉन एन ए को मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर के, जिसे हम बोलते हैं वोल्ट्जमान कांस्टेंट, वोल्ट्जमान नियतांक। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये 3/2 वाला के टी बराबर जो है 3/2 के टी वाला फॉर्मूला जो है ये आपको याद रखना है, और एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है उसके लिए। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, कोई गैस जो है क्रांतिक ताप से नीचे या फिर क्रांतिक ताप तक आसानी से जो है वो द्रवित हो जाएगी। द्रवित का मतलब उसका लिक्विडेशन हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। क्रांतिक ताप के नीचे, क्रांतिक ताप का मतलब है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल का मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है,
तो मैक्सिमम टेम्परेचर से नीचे डाउन पर ही जो है कोई गैस आसानी से लिक्विडेशन हो जाएगा, उसका लिक्विड में चेंज हो जाएगी, या तो क्रांतिक ताप के नीचे या कम क्रांतिक ताप होने पर। जितना कम क्रांतिक ताप होगा उतना ही अच्छा रहेगा लिक्विडेशन के लिए। अब आपको मैंने अब तक जो फॉर्मूले बताए हैं वो 3 फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। ये सबसे ज़्यादा गैसों के वेलोसिटी आपको निकालना है, वेग, तो गैसों के वेग के लिए 3 फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने याद कर लिया तो गैसों के अनुगति सिद्धांत में बहुत कुछ याद कर लिया, क्योंकि ये 3 फॉर्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर है रूट मीन स्क्वायर का जो है यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल जो वेलोसिटी है वो CRMS कहलाती है। एवरेज वेग को मैंने एवरेज वेलोसिटी को RAV लिख दिया, AB का मतलब यहाँ पर एवरेज, और प्रायिकता जो वेग है वो उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर RMP। ठीक है, प्रायिकता का मतलब होता है एक तरह से पॉसिबिलिटी, तो ये प्रायिकता वेग हो गया यहाँ पर RMP। अब ये तीनों फॉर्मूले आपको कैसे याद रखने हैं, यहाँ पर इधर है CRMS, इधर है R एवरेज, इधर है RMP मतलब प्रायिकता वेग। CRMS आपको निकालना है तो √3RT/m करना है। इधर R एवरेज निकालना है तो √8/π × RT/m। ठीक है, RT/m ये तो तीनों में ही आएगा। जो रूट मीन स्क्वायर था उसमें √3 था, और इसमें जो है 8/π है, और इधर जो है 2 है। ये आपको याद रखना है। तो √3RT/m, √8/π RT/m, इधर √2RT/m। ठीक है, जो CRMS था वो तो √3RT/m था, और जो RMP था वो √2RT/m है, और एवरेज वेग जो है वो 8/π RT/m है। अब इसको मैं और भी चेंज करता हूँ, जैसे √3 को, √8 को, 2 को, तो इनको मैं भी 8/π, इनको चेंज करने के बाद इनकी वैल्यू निकल जाती है 1/7 √RT/m, इधर 1.6 RT/m, इधर 1.4 RT/m। तो ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। इधर 1.6 RT/m, 1.7 RT/m, 1.6 RT/m और 1.4 घटते हुए जा रहे हैं यहाँ पर। 1.7 फिर 1.6 फिर 5 को छोड़ देना है, 1.5 नहीं है, 1.4 है। तो ये आपको याद होने चाहिए ये फॉर्मूले। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब तीनों का अनुपात यदि आपसे पूछ लिया जाए, एक सवाल ही आ जाए जैसे CRMS अनुपात मतलब रेशियो CAB, रेशियो CMP। CRMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर का वेलोसिटी, CAB का मतलब औसत वेग, ये प्रायिकता वेग। तीनों का आपसे अनुपात पूछा जाए तो 1.7 अनुपात 1.6 अनुपात 1.4 मतलब 1.7 रेशियो 1.6 रेशियो 1.4 आ जाएगा, क्योंकि बाकी तो वो कट जाएंगे यहाँ पर। जैसे इनका मैं तीनों का वो निकालता हूँ यहाँ पर रेशियो, तो इनके रेशियो में तीनों तो कट जाएंगे, बचे क्या 1.7 1.6 और 1.4। ठीक है, तो इनका जो है रेशियो निकाला तो ये आया 1.7 अनुपात 1.6 अनुपात 1.4। और इनको सोल्व किया जब काटा इन तीनों को भी, तो उसके बाद और पॉइंटों में इसको सोल्व किया तो जो है ये 1 अनुपात 0.921 अनुपात 0.826 आ जाता है। ठीक है, तो 1 अनुपात 0.921 अनुपात 0.826, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ आपको। राम में आपको यहाँ पर R का मतलब वर्गमाध्य मूल वेग है रूट मीन स्क्वायर, A का मतलब यहाँ पर जो है एवरेज वेग है, और M का मतलब यहाँ पर प्रायिकता वेग है। प्रायिकता का मतलब पॉसिबिलिटी वाला वेग MP। तो ये RAM जो है, R सबसे बड़ा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है ये वेलोसिटी, उसके बाद A होती है एवरेज वाली, और फिर उसके बाद जो प्रायिकता वेग है वो है इसमें MP जिसे बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, R सबसे बड़ा, फिर उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, फिर M मतलब प्रायिकता वेग, RAM राम। अब कुछ फॉर्मूले जो है उनका उपयोग करना देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से आपको यूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, यदि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के जो है यहाँ पर, यदि O2 मॉलिक्यूल के लिए परम ताप को यहाँ पर 2 गुना कर दूँ मैं, 2 टाइम्स कर दें,
तो इसके आणविक रूप से मॉलिक्यूलर जो फॉर्म है उसको परमाणुीय फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में चेंज कर दें तो इसके CRMF पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने जो मॉलिक्यूलर जो फॉर्म थी उसको एटॉमिक फॉर्म में चेंज करना है, तो CRMS पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमको बताना है। अब देखिए, किसी अणु को हम परमाणु में बदल रहे हैं, तब आपसे पूछा है CRMS मतलब वर्ग माध्य मूल वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका मैंने फॉर्मूला लिखाया था, CRMS बराबर √3RT/m। ये 3RT/m है। तो ये फॉर्मूला अपने को लगाना है यहाँ पर, और यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ CRMS जो है समानुपाती √T/m। आर तो यहाँ पर कांस्टेंट था, तो क्या हो गया CRMS समानुपाती √T/m। अब यहाँ से मेरे को यदि जो है कुछ निकालना है तो इसी फॉर्मूले के आधार पर निकालना है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, सवाल में दे रखा है टी को 2t कर दिया, मतलब परमता आपको कितना कर दिया, 2 गुना किया, 2 टाइम्स कर दिया, तो टी तो हो गया 2t। जो m का मतलब यहाँ पर था अनुभार, m ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर बात करी गई है ऑक्सीजन के अणु के लिए, मॉलिक्यूल के लिए, तो मैंने ऑक्सीजन के लिए MO2 लिख दिया। अब उसको परमाणुीय फॉर्म में चेंज करना है, तो मतलब ऑक्सीजन जो था O2, उसको एक ऑक्सीजन रहनी चाहिए तब परमाणु में चेंज होगा, तो मैंने 1/2 O2 कर दिया यहाँ पर। तो 1/2 O2 कर दिया, तो पहले ऑक्सीजन क्या आता है यहाँ पर मॉलिक्यूल था, तो उसका जो वेट था मॉलिक्यूलर वेट वो 32 ग्राम था, और जब परमाणु में चेंज हो गया एटम में, तो उसके बाद 16 ग्राम रह गया उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे CRMS जो है मैंने बताया है √T/m था इस फॉर्मूले से। यहाँ पर देख लीजिए CRMS बराबर √3RT/m। तो T/m क्या है इसके समानुपाती हो गया CRMS के, तो CRMS समानुपाती √T/m। और यहाँ पर m जो है इसके उल्टा है CRMS के, मतलब जिसका m ज़्यादा है उसका CRMS कम है। अब m ज़्यादा किसका था, मॉलिक्यूल था, तब इसका m ज़्यादा था, लेकिन जब एटम में चेंज हो गया तो उसके बाद इसका m घट गया। m का मान मॉलिक्यूलर वेट का मान घट गया, तो जब यहाँ पर m हम घटा रहे हैं तो इसका मतलब CRMS इसका ज़्यादा होगा। तो क्या पूछा है इसने, CRMS पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब इसको एटम में चेंज करेंगे। एटम में चेंज करने पर इसका मॉलिक्यूलर वेट घट रहा है, और मॉलिक्यूलर वेट घट रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे ही मॉलिक्यूलर वेट घटा तो CRMS का मान इसका बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट घटा था तो यहाँ पर CRMS का मान बढ़ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा CRMS पर क्या प्रभाव पड़ा, यही आपसे पूछा था। तो मतलब मॉलिक्यूलर वेट जो है घटा था जब इसको एटम में चेंज किया था, तो इस वजह से मॉलिक्यूलर वेट घटने की वजह से यहाँ पर CRMS का मान बढ़ गया। अब कितना बढ़ा उसके लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बता ही रखा है, √3RT/m। तो यहाँ से अपन को √2T/m कर लिया, और t का मान आपको जो है कितने गुना हो गया, 2 गुना दे रखा है सवाल में, तो √2 कर दिया मैंने यहाँ पर। और m का मान आपको कितना करना है, तो उस हिसाब से देख लिए 1/2 हो गया, आधा हो गया था पहले का आधा हो गया, पहले 32 था तो 16 हो गया, तो मैंने 1/2 कर दिया यहाँ पर आधा। ठीक है, कितना घटा था, 32 से 16 हुआ था, मतलब 1/2 हुआ था। तो यहाँ पर जो है 2 ऊपर चला जाएगा ये, और 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 2 × 2 हो जाएगा, ये 2 1/2 वाला ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको कर देना है, तो √2 × 2 कर दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर √4 आ जाएगा, √4 को आप निकालोगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 गुना आ जाएगा, तो 2 गुना जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट जब घट रहा था तो CRMS 2 गुना बढ़ गया। तो ये बात मैंने अभी तक आपको बताई है। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको हो गया है, ये अलग पॉइंट है जो कि मैंने बीच में यहाँ पर लिख दिया था, जब लास्ट में कुछ जगह नहीं मिली मेरे को बुक में, तो मैंने लास्ट में ये पॉइंट यहाँ पर लिख दिया। ये अलग से है, इस क्वेश्चन में नहीं है, ये अलग से है, तो इसकी बात करता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है। इसमें नोट डाल के मैंने लिख रखा है कि कोई भी गैस उच्च ताप और निम्न दाब पर, मतलब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, बिहेव करती है आइडियल गैस की तरह। जब उसका हाई टेम्परेचर हो और लो क्या हो, प्रेशर हो। टेम्परेचर तो हाई होना चाहिए और प्रेशर लो होना चाहिए, तब कोई गैस जो है आइडियल गैस कहलाएगी। ये इसकी शर्त होती है आदर्श गैस की, उसके लिए उच्च ताप और निम्न दाब चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने बताया यहाँ पर, गैसों का जो लिक्विडेशन होता है, द्रवीकरण, वो जब जो है वो क्रांतिक ताप पर डिपेंड करता है, मतलब जितना ज़्यादा क्रांतिक ताप है तो गैसों का द्रवीकरण जो है यहाँ पर, गैसों का द्रवीकरण ज़्यादा होगा।
मतलब यहाँ पर जो क्रांतिक ताप है वो ज़्यादा है तो गैसों का द्रवीकरण यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। मतलब द्रवीकरण का मतलब उच्च दाब और निम्न ताप, कम ताप, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, ये चाहिए होता है गैसों के द्रवीकरण के लिए। दाब तो चाहिए उच्च और ताप चाहिए कम। मतलब जो आदर्श गैस थी उनके विपरीत कंडीशन इसमें चाहिए, उच्च दाब और कम ताप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे के आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे NH3 का क्रांतिक ताप 405.5 के है, 405.5 के। और यहाँ पर दूसरी कोई गैस है CO2, उसके लिए सेम टू सेम क्रांतिक ताप मैंने जो है यहाँ पर अलग कर दिया 304.1 के, 304.1 के। तो ये CO2 के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया। तो इसमें आपको अब पूछा है कि द्रवीकरण किसका ज़्यादा होगा, NH3 का या फिर CO2 का। अब यहाँ पर आपको देखना है कि क्रांतिक ताप किसका ज़्यादा है। क्रांतिक ताप यहाँ पर NH3 का ज़्यादा है, तो यहाँ पर NH3 का ज़्यादा होगा द्रवीकरण CO2 से। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है आपको, जो लिक्विडेशन है वो किस पर निर्भर करता है, क्रांतिक ताप पर। क्रांतिक ताप ज़्यादा है जिसका, उसका लिक्विडेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्रांतिक ताप जितना ज़्यादा होगा गैसों का द्रवीकरण उतना ही ज़्यादा होगा और टेम्परेचर कम चाहिए। लेकिन मैंने आपको ऊपर एक कंडीशन बताई थी इसी प्रकार की, उसमें थोड़ी मुझे ऐसा लग रहा है मिस्टेक हो गई हो, तो उसको मैं चेंज करवा रहा हूँ, अभी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको गैसों के द्रवीकरण के लिए पहले बताया था, तो उसमें थोड़ा आपको जो क्रांतिक ताप बताया था उसमें कम बताया था, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है, वहाँ क्रांतिक ताप ना हो करके वो ताप करना है, ओनली उसको काट करके वहाँ ताप कर लीजिए। लेकिन अभी जो मैंने क्रांतिक ताप की बात करी है, ये इसमें क्रांतिक ताप आपको याद रखना है। ठीक है, तो गैसों के द्रवीकरण के लिए आपको क्रांतिक ताप ज़्यादा करना है। ठीक है, गैसों के द्रवीकरण यहाँ पर देखिए, जो मैंने यहाँ पर क्रांतिक ताप के नीचे लिख रखा है, यहाँ पर जो है क्रांतिक ताप ना लिख करके यहाँ पर ओनली निम्न ताप, ओनली ताप करना है, मतलब टेम्परेचर कम चाहिए इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर क्रांतिक ना होकर के कम ताप पर, क्योंकि गैसों के द्रवीकरण के लिए तापमान ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रांतिक ताप कितना चाहिए, ज़्यादा। जिस गैस का ज़्यादा क्रांतिक ताप है वो आसानी से द्रव में बदल जाएगी, उसका द्रवीकरण हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2, वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर ऑक्सीजन अणु का CRMS N2 अणु के 500 केल्विन ताप पर CRMS के समान हो जाए। मतलब आपको वो टेम्परेचर जो है निकालना है जिस पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का CRMS जो है वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के 500 केल्विन टेम्परेचर पर CRMS के इक्वल हो जाए। तो आपको इक्वल करना है ऑक्सीजन का CRMS जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, वो N2 मॉलिक्यूल के बराबर करना है। तो मैंने CRMS ऑफ N2 बराबर में इक्वल करना है CRMS ऑफ O2 के। अब यहाँ पर आपको करना है तो यहाँ पर √3RT/m करना होगा। आपको एक फार्मूला लगाना होता है, √3RT/m, ये होता है कोई भी चीज़ का आपको RMS निकालना है, 3RT/m। अब यहाँ पर अपने को टेम्परेचर जो है जिस गैस का दे रखा है N2 का निकालना है, तो N2 कर देंगे यहाँ पर, और M2 का अनुभार हो जाएगा MN2। M का जो है यहाँ पर MN2 कर देना है, ये M के नीचे लिखना है, मतलब नाइट्रोजन का अनुभार हो गया ये, इधर टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन। यदि ऑक्सीजन का निकालना है तो TO2 और MO2 करना है। ठीक है, तो अब इस सवाल में आपको मान रखने होंगे और कुछ नहीं है। पहले यहाँ पर R से R को काट दें और 3 से 3 को काट देंगे। बचा क्या यहाँ पर TN2/M2 और इधर बचा TO2/MO2। अब इसमें आपको N2 के लिए टेम्परेचर 580 केल्विन दे रखा है, तो यहाँ पर TN2 की जगह पर आपको 580 करना है और MN2 का जो है मान आपको निकालना होगा, मतलब नाइट्रोजन का अनुभार। M का मतलब मॉलिक्यूलर वेट, मतलब अनुभार। ये कैसे निकालना है, एक नाइट्रोजन का होता है 14, परमाणु भार जो होता है वो 14 होता है नाइट्रोजन का, और जो N2 हो गया तो ये अनुभार हो जाएगा, 14 और 14 दोनों का मिला करके 28 आ जाएगा। ठीक है, 2 नाइट्रोजन है तो इसका 28 आ गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन का निकालते हैं, तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 हो गया, और 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, 2 एटम है ऑक्सीजन के जिनसे मॉलिक्यूल बन रहा है, तो यहाँ पर इसका भी 16 हो गया, 16 और 16 32 हो गया, तो यहाँ पर ये मैंने 32 रख रखा है। ठीक है, तो ये आपको एटॉमिक भार निकाल करके उनको जोड़ना है।
तो इसका परमाणु भार था, दोनों अणु हैं तो अणु का अनुभार बोलेंगे उसको हम। तो इसका 28 हो गया, इसको 32 हो गया। तो यहाँ पर जो 580 था Tn2 बटा 28 बराबर TO2 बटा 32। अब आपको यहाँ पर TO2 निकालना है, तो ये बाकी जो है आप अंडर रूट से अंडर रूट को हटा सकते हो। तो यहाँ पर आपको बचा 580/28, इधर TO2/32। अब आपको TO2 निकालना है, तो TO2 निकालने के लिए आपको 8 एक साइड में कर देना है, इधर मल्टीप्लाई कर दोगे 8 का, तो ये कर दिया 580 × 8/7। तो यहाँ पर आपका जो है 4680 आ जाएगा। इनको 4640 मल्टीप्लाई करने पर 7 का भाग दोगे तो इसमें 662.8 केल्विन आपका आ जाएगा आंसर, जो कि ऑक्सीजन का तापमान आपसे पूछा था, तो वो निकल गया 662.8 केल्विन। तो इसी प्रकार से फॉर्मूलों का यूज करना है। लास्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, जिसमें जो है आपको वर्ग माध्य मूल वेग निकालना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए CRMS का जो वैल्यू है, मान है, ऑक्सीजन के CRMS से 4 टाइम्स है और 4 गुना है। तो आपको हाइड्रोजन के लिए जो है टेम्परेचर ज्ञात करना है। यदि आपको जो है ऑक्सीजन हेतु टेम्परेचर आपका 300 केल्विन सवाल में दे रखा है, ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर कितना दे रखा है, 300 केल्विन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए CRMS का मान ऑक्सीजन के CRMS से 4 गुना आपको दे रखा है। तो हाइड्रोजन हेतु टेम्परेचर आपसे पूछा है, यदि ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर 300 केल्विन है। देखिए कैसे करना है सॉल्व आपको। तो CRMS ऑफ H2 बराबर 4 टाइम्स ऑफ CRMS ऑफ O2। तो ऑक्सीजन का जो CRMS है वो 4 गुना है हाइड्रोजन के CRMS से। ये सवाल में दे रखा है कि CRMS का मान जो है हाइड्रोजन के लिए वो ऑक्सीजन के CRMS से 4 गुना है। तो ऑक्सीजन के आगे 4 लगा देना है आपको, क्योंकि ऑक्सीजन के CRMS का 4 गुना है किसका, हाइड्रोजन का। तो अब हम करेंगे यहाँ पर CRMS का जो है फॉर्मूला रखेंगे 3RTH2। 3RT/m वही लगाना है फॉर्मूला, 3RT/m। लेकिन यदि H है तो H के नीचे H लगा दीजिए, यहाँ पर H2, इधर जो है M के नीचे MH2 कर दीजिए। R तो यहाँ पर कांस्टेंट है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे 3RTH2/MH2, इधर जो है 4 आपने आगे रख दिया और √3RTO2/MO2, √3RTO2/MO2। O2 है तो O2 लगा दीजिए नीचे, TO2, और इधर MO2। अब यहाँ पर 3R से यहाँ पर 3R जाएगा, ठीक है। तो अब आपको दोनों तरफ वर्क करना है यहाँ पर, और अंडर रूट यहाँ पर हटा देना है। कैसे हटाओगे, यहाँ पर अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है। और दोनों तरफ अब हमको वर्क करना है। इधर जो है TH2/MH2 बचा तो वो लिख लिया, इधर 4 बच गया था, ठीक है, और इधर TO2/MO2 बच गया था। अब देखिए यहाँ पर जो वर्क किया था दोनों साइड में, तो यहाँ पर 16 तो आ गया था वर्क करने की वजह से, और अंडर रूट जो थे वो कट गए थे दोनों तरफ जब हमने वर्क किया था। तो यहाँ पर 16 TO2/MO2 बचेगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर TH2/2 आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसका अनुभार लिखना है आपको नीचे, MH2 लिखना है। तो हाइड्रोजन के लिए क्या निकालना है, अनुभार। तो इसके लिए एक हाइड्रोजन के लिए मॉलिक्यूलर वेट 1, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर H2 है तो उसके लिए 2 आ गया, तो 2 का भाग दे दिया मैंने नीचे, यहाँ पर TH2/2 कर दिया। इधर 16N2, TO2 का मान आपको सवाल में दे रखा है 300 केल्विन, मतलब ऑक्सीजन का टेम्परेचर कितना है आपको 300 केल्विन दे रखा है। तो यहाँ पर 16 × 300 अपॉन ऑक्सीजन के लिए मॉलिक्यूलर वेट निकालना है आपको, तो कितना निकल आएगा, यहाँ पर 32 निकलेगा। 1 का 16 तो 2 का 32, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। एक ऑक्सीजन के लिए कितना होगा, 16, तो 2 ऑक्सीजन O2 में 2 होते हैं, तो आपको 32 आ जाएगा, 16 और 16, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर 32 आ गया, तो 300/32 कर दिया। अब यहाँ से आपको TH2 निकालना है, ये सॉल्व करना है, बाकी मल्टीप्लाई आपको करना है। तो 2 भी इधर ले जाइए आप, इधर साइड में आप ले जाओगे, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सॉल्व करने के बाद जो है TH2 का मान निकल जाएगा। यहाँ पर 150 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 16 से 32 को काटोगे तो 16 दूना 32, 2 और 2 को 300 में 2 का भाग दोगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है। इधर 150 आ जाएगा, इधर जो 2 जाएगा उस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 गुना 2 करेंगे 300 आ जाएगा, फिर दोबारा से आंसर इसमें।
तो यहाँ पर 300 केल्विन इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो और ये गैसियस स्टेट चैप्टर आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। जो मैंने आपको बताए उसी टाइप की प्रैक्टिस आपको करनी है। लास्ट ईयर आए क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकोगे, ये मेरा दावा है। आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करें तो आपको जो है आसानी से इस चैप्टर में महारत हासिल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।